30 अक्टूबर 2023 कानपुर शहर। शाम के 7:30 बज गए थे, लेकिन कुशाग्र अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं आया था। 16 साल का कुशाग्र 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसकी कोचिंग काफ़ी पहले ही ओवर हो गई थी। माँ ने देखा कि बेटा लेट हो रहा है तो वो कुशाग्र को फ़ोन की, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि कुशाग्र लेट हुआ, नहीं तो जब भी वह लेट होता था तो घर पर फ़ोन करके बता देता था। जब माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने टेंशन में उसके फादर को फ़ोन कर अपनी चिंता बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी टाइम कितना हुआ है, हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो, परेशान न हो, वह अभी आ जाएगा। और इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन कहते हैं ना कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए जो महसूस कर सकता है वह दुनिया में माँ के सिवा कोई और नहीं कर सकता। बेचैनी और घबराहट के बीच उन्होंने उसके कोचिंग सेंटर और दोस्तों को कॉल किया तो मालूम हुआ कि कुशाग्र कोचिंग आया था और अपने टाइम पर निकल भी गया था। अब अगर कुशाग्र न कोचिंग में था और न अपने दोस्तों के साथ था तो फिर कोचिंग छूटने के इतने घंटों बाद भी घर क्यों नहीं आया था। दिल में उठते इन्हीं सवालों से उलझी माँ की नज़र बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ती है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उम्मीद कुशाग्र के घर में किसी को नहीं थी। क्या था उस लेटर में, जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 की रात 8:10 पर कुशाग्र की मां जब लेटर को खोलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कुशाग्र किडनैप हो गया था और लेटर में 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। यह खबर जैसे कुशाग्र के फादर तक पहुंचती है, वो तुरंत लखनऊ के रहने वाले अपने भाई सुमित कनोडिया को कॉल करके इसकी जानकारी देते हैं। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लगभग 9:30 बजे तक लखनऊ से कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया और बाकी रिलेटिव्स भी घर पहुंच जाते हैं। उस लेटर में लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप अल्लाह पर भरोसा रखो। और जो लेटर का दूसरा हिस्सा था, यानी कि पीछे का, उसमें लिखा था कि आपसे निवेदन है कि आप यह बात ना ही पुलिस को, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली को और ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और यह बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोको कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा। जैसे पैसे मेरे हाथ में आएंगे उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा और अगर कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़र आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो इसका आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी न घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। तो यही था वह लेटर जो किडनैपर्स ने भेजा था। इसमें गौर करने वाली बात यह है
कि एक ही लेटर में किडनैपर ने इस्लामिक शब्द और पूजन वाले झंडे की बात की थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक अलग हैंडल देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह सेकंड पेज पर जो उसने लखनऊ वाली फैमिली का जिक्र किया है, यानी यह साफ है कि किडनैपर कोई करीबी है जो सभी को अच्छी तरह से जानता है। घर वाले बिना देरी किए पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। साथ में घर वाले भी कुशाग्र की खोज में लग जाते हैं। वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे, इसलिए सबसे पहले वह वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि लेटर घर पे कैसे आया और कौन लेकर आया था। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि स्कूटी से एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट पहने आया था और बोला कि यह लेटर मनीष कनोडिया को देना है। गार्ड बोला कि मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने उस लड़के से कहा कि लेटर तुम खुद देकर आओ और अपना रुमाल और हेलमेट उतार के अंदर जाना। वह जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गया, मैं स्कूटी के पास पहुंचा। स्कूटी के आगे की नंबर प्लेट ब्लैक पेंट से कवर थी और पीछे की नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था। यह देखकर मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए मैंने कपड़े को हटाकर नंबर नोट कर लिया। उस गाड़ी का नंबर UP 78ED2204 था। हम फोटो खींचने जा रहे थे, तब तक वो आ गया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा और फिर मोबाइल निकाला और देखने के बाद चला गया। UP 78ED2204 ये वो स्कूटी का नंबर था जो पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड से मिला था। घर के बाहर CCTV फुटेज में भी स्कूटी देखी गई थी। बिना समय गंवाए तुरंत इस नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह स्कूटी उस महिला रचिता की थी जो कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी और जो रोज इसी स्कूटी पर बैठकर कुशाग्र के घर उसको ट्यूशन पढ़ाने आती थी। रचिता, इस नाम की उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी, क्योंकि रचिता न सिर्फ कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी, बल्कि उसका उनके परिवार में एक फैमिली मेंबर की तरह आना जाना था। यही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही फिक्रमंद रचिता लगातार घर वालों को कॉल कर कुशाग्र के बारे में अपडेट ले रही थी। तो क्या रचिता ही इसके पीछे की मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और था जो उसको फंसा रहा था? किडनैपिंग के केस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उसमें हुए एक भी गलत स्टेप या जरा सी भी चूक विक्टिम की जान को खतरे में डाल सकती है, खासकर जिसमें फिरौती और पुलिस को न बताने की धमकी हो। उसमें अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है तो बेहद ज़रूरी होता है कि विक्टिम को जल्द से जल्द किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर्स को भनक लग गई तो उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का कितना हाथ है, यह पता करना अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में मिली हुई है तो ऐसे में उसको इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक भी डिटेल का पता चला तो वो कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकता था। इसलिए कुशाग्र की फैमिली मेंबर्स इस सिचुएशन को काफ़ी स्मार्टली तरीके से हैंडल करते हैं। परिवार के कुछ खास लोग पहले रचिता के घर जाते हैं और बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं, तो रचिता बताती है कि स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी दूर ओम नगर में रहता है। घर वालों के दबाव पर रचिता उन्हें प्रभात के घर ले जाती है। रचिता की स्कूटी सच में प्रभात के घर पर ही खड़ी थी। घर वाले यहाँ भी सब्र से काम लेते हैं और यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते कि उन्हें उन दोनों पर जरा सा भी शक है। प्रभात को इंसानियत के नाते कुशाग्र को खोजने में उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। कुशाग्र के चाचा रचिता की स्कूटी से प्रभात के साथ पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पुलिस कुशाग्र के घर में लगे CCTV फुटेज को देखती है, जिसमें एक लड़का रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए रचिता की स्कूटी से आते देखा गया।
पुलिस कोचिंग सेंटर भी गई और वहां की सीसीटीवी फुटेज में कुशाग्र कोचिंग खत्म होते ही बाहर जाते देखा गया। लेकिन दूसरे सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन 4:15 बजे पुलिस ने देखा कि कोचिंग और घर के बीच एक और लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी पर बैठ गया और स्कूटी घर की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ कुशाग्र के घर वाले रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर पकड़वा देते हैं। रचिता और प्रभात समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे होशियारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सच क्या है यह जानने के लिए पुलिस पहले प्रभात से पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जब पुलिस स्कूटी के बारे में पूछती है तो वह साफ मुकर जाता है। कहता है कि आप स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। असल में प्रभात ने बड़ी चालाकी से स्कूटी की नंबर प्लेट में यूपी 78 ईडी में एफ को ई कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती से रचिता टूट गई और सारा प्लान पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तब प्रभात से कहा कि रचिता ने सारा सच उगल दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी सच बता दो। ये सुनकर प्रभात अपना मुंह खोलता है और पुलिस को पूरी प्लानिंग बताना शुरू करता है। प्रभात ने बताया कि इस प्लान में उसका दोस्त आर्यन और शिवा गुप्ता भी शामिल है और वह आर्यन ही था जो लेटर लेकर कुशाग्र के घर गया था। प्रभात उस वक्त उसके साथ ही था, लेकिन वह घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था। कुशाग्र की स्कूटी उन लोगों ने वहीं खड़ी की थी जो पुलिस ने बरामद की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कुशाग्र कहाँ पर है। पुलिस के कहने पर प्रभात उन्हें अपने घर लेकर गया। जब पुलिस प्रभात के घर की तलाशी लेनी शुरू करती है तो घर के स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। रूम में कुशाग्र की बॉडी पड़ी थी। दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे और गला रस्सी से बुरी तरह ही जकड़ा हुआ था। कुशाग्र का मर्डर रस्सी से गला घोंट कर किया गया था। इस मंजर को देखना कुशाग्र की फैमिली के लिए बड़ा ही दर्दनाक था। कुछ घंटे पहले ही तो वह सही सलामत उनकी आंखों के सामने कोचिंग पढ़ने गया था। आसपास के लोगों को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनके पड़ोस में कत्ल हो गया था और उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। आपके मन में भी एक बड़ा सवाल होगा कि कैसे घनी आबादी वाले एक मोहल्ले में एक कमरे के अंदर मर्डर हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। पुलिस की नज़र प्रभात के घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और जब उसकी फ़ोटो देखी गई तो उनके हाथ एक और सबूत लगा। उसी शाम पहले प्रभात और उसके पीछे कुशाग्र जाता दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद प्रभात अकेले ही आते दिखा। यह वही रूम था जहां प्रभात ने 16 साल के निर्दोष कुशाग्र का मर्डर कर दिया था। कुशाग्र के परिवार और पुलिस वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुशाग्र का खून हो जाएगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वह लेटर मिला था जिसमें किडनैपिंग और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। कुशाग्र के फादर मनीष कनोडिया का टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस था। वह काफ़ी धनी आदमी थे। कुशाग्र 10वीं क्लास में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी जो 2 साल पहले तक उसे पढ़ाती थी। लेकिन रचिता का कुशाग्र के घर आना जाना था क्योंकि वह उनके लिए फैमिली मेंबर जैसी थी। 13 अक्टूबर को कुशाग्र के घर एक पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ शामिल हुई थी। तो कुशाग्र के घर की शान और शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और वह रचिता को लालच देता है कि वह दोनों कुशाग्र की किडनैपिंग करके इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड करेंगे। इनके लिए यह रकम कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। इतने पैसों की बात सुन रचिता के मन में भी लालच आ जाता है। रचिता के माँ बाप नहीं थे
और उसके भाई बहन हिमाचल प्रदेश में रहते थे और वह अकेले ही कानपुर में रहती थी। प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए यह प्लान उनको एक नई जिंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिख रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर कुशाग्र की किडनैपिंग का प्लान बनाया और उनको अपने प्लान पर इतना विश्वास था कि उन्होंने न केवल अपने लिए एक नई कार बुक कर दी थी, बल्कि इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में हनीमून का भी प्लान बना लिया था। प्रभात इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लेता है, जिसके साथ मिलकर वह कई दिन तक कुशाग्र की रेकी करता है ताकि उसके आने जाने वाले रूटीन की पूरी जानकारी हो जाए। प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशाग्र कोचिंग से छूटा तो उस वक्त वह जानबूझकर उससे टकराया और अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगी। कुशाग्र पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह पहचान रहा था, इसलिए इंसानियत के नाते उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात कुशाग्र को अपने घर के अंदर आने की रिक्वेस्ट के साथ कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। प्रभात के शैतानी इरादों से अनजान मासूम कुशाग्र उस घर के अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि वह इस घर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। प्रभात पहले से ही इस अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। पहले उसने कुशाग्र को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके हाथ और पैरों को रस्सी से बांधकर गला घोंटकर मार डाला। रचिता, प्रभात और आर्यन, इन तीनों को कुशाग्र के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। कुशाग्र के परिवार वाले इन तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जिन किडनैपर्स का प्लान पैसा मिलने के बाद बंधक बने शख्स को छोड़ देने का होता है, वह कभी उसे अपना चेहरा या आइडेंटिटी शो नहीं होने देते। इस केस में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने से आकर कुशाग्र से क्यों मिला और फिर अपने घर ले जाकर सीधे उसका कत्ल क्यों कर दिया। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो हद पार कर दी। वो टीआरपी के लिए इतने भूखे थे कि कुशाग्र और रचिता के बीच लव एंगल दिखाने लगे। प्रभात को एक जेलस पार्टनर बताकर क्राइम की मोटिव को ही बदल दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर रचिता, स्टूडेंट कुशाग्र के बीच एक बड़ा एज डिफरेंस था और कॉल रिकॉर्ड में भी यह निकल कर सामने आया कि उन दोनों के बीच पिछले 2 महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। खुद पुलिस ने भी इस बात को सिरे से नकार दिया और इन सारी बातों को बेबुनियाद बताया। शायद न्यूज़ चैनल यह भूल गए कि ऐसी बातों का कुशाग्र की फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपना मासूम बेटा खो दिया था। और यह दिखाता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में एक गुरु, जिसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, वह न सिर्फ उस मासूम को बल्कि उस परिवार के साथ धोखा करता है जिसने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना। कुशाग्र की फैमिली ने बताया कि उनके लिए रचिता उनकी बेटी जैसी थी, क्योंकि एक तरह से वो अनाथ थी, इसलिए हम उसकी शादी का पूरा खर्च उठाने को भी तैयार थे। समझने वाली बात यह है कि रचिता को वो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता जो वह चाहती थी, लेकिन रचिता और उसके बॉयफ्रेंड के लालच का शिकार निर्दोष कुशाग्र बन गया। कुशाग्र के चाचा ने सभी लोगों से अपील की है कि मैं कुशाग्र का चाचा आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि यह लड़ाई हमारी नहीं, आप सभी की है। हमारे 16-17 साल के भतीजे की निर्मम हत्या की गई सिर्फ पैसों के लिए, जो टीचर उसको पढ़ाने आती थी और जिसको हम लोग बेटी की तरह मानते थे क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, और जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया सिर्फ पैसों के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि गलत खबर, गलत बात ना फैलाएं और न ही मेरे नाबालिग बच्चे का चरित्र का हनन करें। हम आपके और आपके सहयोग की ज़रूरत है।
ताकि इस लड़ाई को हम उसके अंजाम तक पहुंचा सकें और कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा दिलवा सकें। तभी मेरे भतीजे की आत्मा को शांति मिलेगी। इस घटना से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले इस तरह की अन्य घटनाओं की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।